असिस्टेंस ऑफ नेपोलियन एंड अटेनमेंट ऑफ लंबार्डी। तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं नेपोलियन की सहायता और लंबार्डी की प्राप्ति। तो इसे आप पहला चरण भी कह सकते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लंबार्डी ही हासिल कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। Emperor Napoleon III stayed for a month near the border of Sardinia for enjoying vacation। तो छुट्टियां बिताने के लिए सर्दिनिया के सीमा के पास सम्राट नेपोलियन तृतीय 1 महीने के लिए रुके। विदाउट एनी फॉर्मल इन्विटेशन काबूल रीच्ड प्लोम्बेरेस। और किसी आमंत्रण के बिना ही काबूल जो थे प्लोम्बेरेस पहुंच गए। A pact was signed as a result of the meeting of काबूल and नेपोलियन। तो इन दोनों के मिलने के कारण, काबूल और नेपोलियन के मिलने के कारण एक समझौता, एक संधि दोनों के मध्य की गई। अब इस संधि में क्या क्या निर्णय लिए गए, आगे पढ़ते हैं। इन विच फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन, जिसके तहत ये निम्नलिखित जो डिसीजंस थे, निर्णय थे, वो लिए गए। France would provide a military assistance of 2 lakh soldiers in case of a war between Austria and Sardinia। अगर ऑस्ट्रिया और सर्दिनिया के मध्य युद्ध होता है तो फ्रांस सैन्य सहायता के रूप में 2 लाख सोल्जर्स की मदद देगा। तो इस संधि में पहला तो यह निश्चय किया गया है कि भाई अगर युद्ध होता है ऑस्ट्रिया और सर्दिनिया के बाद तो 2 लाख सोल्जर्स फ्रांस की तरफ से दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो, Naples and Sicily would remain states of the Pope as well। नेपल्स और सिसिली जो है वो पोप के ही राज्य के रूप में माने जाएंगे। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया will be given to Sardinia। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो है वो सर्दिनिया को दे दिया जाएगा। फोर्थ, द टेरिटरीज ऑफ नीस and Savoy will be given to France as a reward for its assistance। और इस संधि से फ्रांस को नीस और सेवाय की जो क्षेत्र है वो भेंट के रूप में मिलेगा। पांचवा देखिए, विक्टर इमैनुअल विल मैरी हिज डॉटर टू प्रिंस जेरोम बोनापार्ट। और विक्टर इमैनुअल अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार जेरोम बोनापार्ट से कर देंगे। तो ये इस संधि में निश्चय किए गए। आगे देखो, इट वॉज डिसाइडेड इन दिस पैक्ट दैट वेरी सून बाय अबेटिंग ऑस्ट्रिया वॉर विल बी इनिशिएटेड सो दैट ऑस्ट्रिया मे सीम एग्रेसिव एंड सर्दिनिया अपीयर्स टू बी फाइटिंग इन सेल्फ डिफेंस। इसमें यह भी निश्चय किया गया कि इस संधि में यह भी निश्चय किया गया कि ऑस्ट्रिया को बहुत जल्द ही भड़काया जाएगा और एक युद्ध शुरू किया जाएगा जिसमें ऑस्ट्रिया एग्रेसिव दिखेगा, मींस आक्रमणकारी दिखेगा, और सर्दिनिया आत्मरक्षा के लिए लड़ता हुआ दिखेगा। In order to abate Austria, Kabul caused a revolt in the provinces of Mas and Karat। So, ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए काबुल ने मास और कर्राट के जो प्रांत थे वहां विद्रोह करवाया। ऑस्ट्रिया रिएक्टेड इन द एक्सपेक्टेड मैनर एज कैबियोर विश्ड। और ऑस्ट्रिया ने वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसा काबुल चाहता था। ऑन अप्रैल 23, 1859 AD, ऑस्ट्रिया गेव एन अल्टीमेटम ऑफ 3 days। 23 अप्रैल 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। फ्रांस प्रोक्लेम्ड द वॉर इन फेवर ऑफ इटली ऑन अप्रैल 29, 1859 AD। फ्रांस ने अप्रैल 29, 1859 ईस्वी में इटली के पक्ष में
वार की मीन्स युद्ध की घोषणा की। Austria was facing constant defeat, but France withdrew itself from the war without asking Sardinia. ऑस्ट्रिया निरंतर डिफीट होता जा रहा था, हारता जा रहा था, लेकिन फ्रांस ने सर्दिनिया से बिना पूछे ही वार से, युद्ध से स्वयं को अलग कर लिया। Napoleon III signed a pact for putting an end to the war, meeting with the Emperor of Austria, Joseph, at a place called Villafranca on July 11, 1859 AD. नेपोलियन तृतीय ने युद्ध को एंड करने के लिए एक पैक्ट, एक संधि की विलाफ्रेंका 11 जुलाई 1859 ईस्वी में विलाफ्रेंका नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ से मिलकर उन्होंने ये संधि की, जिसमें इस वार को एंड कर दिया गया। अब इसमें इस पैक्ट में जो विलाफ्रेंका में हुआ था, इस पैक्ट में क्या क्या कंडीशंस रखी गई थी वो एक बार देख लेते हैं। लोम्बार्डी वॉज गिवन टू सर्दिनिया, तो लोम्बार्डी मिल गया सर्दिनिया। विनिशिया वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया, विनिशिया जो था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। पर्मा, मोडेना एंड टस्कनी वर अगेन मेड इंडिपेंडेंट स्टेट्स, पर्मा, मोडेना और टस्कनी को फिर से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। यूनियन ऑफ इटालियन स्टेट्स वॉज मेड अंडर द पोप, इटालियन राज्यों का संघ जो है वो पोप के अधीन कर दिया गया। तो ये कंडीशंस डिसाइड की गई विला फ्रैंका के पैक्ट के तहत, इस संधि के तहत। द पीपल ऑफ इटली एंड काबूल गॉट डिसअपॉइंटेड बाय दिस ट्रीटी, इटली के लोग और काबूल जो थे इस ट्रीटी से नाखुश थे। काबूल वॉज अनॉयड बाय दिस ट्रीटी एंड ही रिजाइन्ड, काबूल जो था इस ट्रीटी से खुश नहीं था, चिढ़ गया था वो, एंड ही रिजाइन्ड, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। विक्टर इमैनुअल साइंड द ट्रीटी ऑफ ज्यूरिख ऑन नवंबर 10, 1859 AD विद ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, और विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 10 नवंबर 1850 ईस्वी में ज्यूरिख की संधि कर ली। द ट्रीटी ऑफ ज्यूरिख confirmed the ceasefire treaty of विलाफ्रेंका। तो ज्यूरिख की जो संधि थी उसने विराम संधि विलाफ्रेंका उसकी पुष्टि कर दी। विलाफ्रेंका की जो सीजफायर ट्रीटी थी, मींस विराम ट्रीटी थी, उसकी पुष्टि कर दी। विद दिस द फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड, और इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन का, एकीकरण का पहला चरण खत्म हुआ। मर्जर ऑफ मिड इटली, तो आज का टॉपिक है मध्य इटली का विलय। तो हम देखते हैं कि मिड इटली में कौन कौन से राज्य जुड़े जिनका विलय हुआ। तो आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, मीन्स युद्ध के अंत के पश्चात, पीपल रिवोल्टेड इन द स्टेट्स ऑफ पर्मा, मोडेना, टस्कनी, बोल्गना एंड रोमगना ऑफ मिड इटली। तो युद्ध के पश्चात पर्मा, मोडेना, टस्कनी, बोल्गना और रोमगना जो कि मध्य इटली के राज्य थे, इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब विद्रोह का कारण क्या था? दे वर ईगर टू गेट मर्ज्ड विद इटली, वो इटली के साथ जाना चाहते थे। द नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड एंड सिंपैथी टुवर्ड्स इटली was motivating these states to get integrated with
इटली। भाई इंग्लैंड का हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंग्लैंड का नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी मीन्स हस्तक्षेप ना करने की नीति, इंग्लैंड की हस्तक्षेप ना करने की नीति और इटली की तरफ सहानुभूति ने इन राज्यों को इटली के साथ जुड़ने में प्रोत्साहित किया। ऑस्ट्रिया विश्ड द ओल्ड रूलर्स टू बी रीएस्टैब्लिश, जबकि इसके विपरीत ऑस्ट्रिया क्या चाहता कि वहां जो पुराने जो शासक है वो वापस से स्थापित हो जाए। तो लोगों का राय तो था कि वो इटली के साथ जाना चाहते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया वहां पर अपने जो पुराने शासक है उनको लाना चाहता था। टेकिंग दैट एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, तो इस स्थिति का लाभ उठाते हुए काबूर लिंक्ड फ्रांस ऑन हिज साइड बाय प्रॉमिसिंग इट टू गिव द स्टेट ऑफ नीस एंड सेवॉय। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए काबूल ने फ्रांस को अपने पक्ष में कर लिया और उसे नीस और सेवॉय के जो राज्य है उसे देने का वादा किया। तो फ्रांस को यह लालच दे दिया गया कि नीस और जो सेवॉय की जो राज्य है उसको दे दिया जाएगा अगर फ्रांस कैबोर का पक्ष ले। A referendum was conducted in Middle East states in March 1868। तो इन राज्यों में मार्च 1860 ईस्वी में एक रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम मीन्स जनमत संग्रह, एक तरह के वोटिंग करवाई गई। इन दिस रेफरेंडम, तो इस इलेक्शन में या इस जनमत संग्रह में परमा, मोडेना, टस्कनी, वोल्गना और वियोकेंजा वोटेड टू मर्ज विद सर्दिनिया। तो ये जितने थे परमा, मोडेना, टस्कनी, वोल्गना और वियोकेंजा जो थे वो सर्दिनिया के साथ जाने के लिए उन्होंने अपना मत दिया। और नीस वोटेड टू गो विद फ्रांस, और नीस ने ये निश्चय किया कि वो फ्रांस के साथ जाने का उन्होंने उसका मत दिया, वोट किया फ्रांस के फेवर में। इंग्लैंड had sympathy towards Italy, so it favored Italy along with France on the question of referendum in the states of Middle Italy। तो इंग्लैंड ने इटली मीन्स आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड को इटली के प्रति सहानुभूति थी, तो इसने इटली और फ्रांस क्या फेवर किया। मध्य इटली में स्टेट्स में जो रेफरेंडम जनमत संग्रह जो हुआ था उसके क्वेश्चन पर आप ये समझ लें इंग्लैंड, इटली और फ्रांस एकजुट हो गए। वहां जो रेफरेंडम हुआ था उसमें इंग्लैंड, इटली और फ्रांस एकजुट हो गए। विद दिस द सेकंड फेज ऑफ इटली वाज कंप्लीट, और इस तरह से इटली का जो सेकंड फेज था कंप्लीट हुआ। तो आप इसमें देख सकते हैं कई सारे राज्य जो थे वो इटली के साथ जुड़ गए थे, जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी, बोल्गना, वियोकेंजा, ये सब इटली के साथ जुड़ गए थे। और ये इस तरह से सेकंड फेज ऑफ इटली जो था वो कंप्लीट हुआ। गैरिबाल्डी एंड द मर्जर ऑफ नेपल्स एंड सिसिली। गैरिबाल्डी और नेपल्स और सिसिली का विलय, तो इस मुद्दे में के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जुसेपी गैरिबाल्डी was born in 1807 AD in the town of Nice। तो नीस के नगर में 1807 ईस्वी में जुसेपी गैरिबाल्डी का जन्म हुआ था। His father wanted him to go for higher education। वो उसके पिताजी उन्हें उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे, बट गैरिबाल्डी वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। लेकिन गैरिबाल्डी शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। He got only formal education just to be able to read books so that he may satisfy his adventurous activities। उन्होंने सिर्फ शुरुआती एजुकेशन प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की, जिससे कि वो किताबें पढ़ सके ताकि वो अपने साहसिक गतिविधियों को संतुष्ट कर सके। मीन्स अपने साहसिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए उन्होंने इतनी ही एजुकेशन ली थी
कि वो किताबों को पढ़ सके। आगे देखिए। At the time of his journey to Mediterranean Sea, he came in contact with the patriots of Italy. Mediterranean सी की जर्नी के समय में, यात्रा के दौरान, वो इटली के जो देशभक्त थे उनके संपर्क में आ गए। He had also became the member of Majni's Young Italy, और वो भी मैजनी के यंग इटली, आपको पता है ना मैजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था, तो मैजनी के यंग इटली जो संगठन था उसके वो भी सदस्य बन गए। इन 1833 AD he took part in the naval conspiracy, और उन्होंने 1833 ईस्वी में उन्होंने नौसैनिक षड्यंत्र जो था उसमें भाग लिया था। एंड वाज कॉट एंड सेंटेंस्ड टू डेथ, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें मौत की सजा दी दी। बट ही वेंट अवे टू साउथ अफ्रीका वेयर ही गॉट ट्रेन्ड इन गोरिल्ला स्ट्रेटजी ऑफ वारफेयर, लेकिन वो वहां से साउथ अफ्रीका चले गए जहां पर उन्होंने गोरिल्ला स्ट्रेटजी में छापामार युद्ध प्रणाली जो थी उसका प्रशिक्षण हासिल किया। गोरिल्ला स्ट्रेटजी में छुप के हमला करते हैं, तो उसकी उन्होंने वहां प्रशिक्षण लिया। इन 1854 AD ही रिटर्न, और 1854 ईस्वी में वो वापस आ गए। He formed the organization of patriots named Red Shirts, and with its power he entered Sicily. और आने के पश्चात उन्हें रेड शर्ट नामक एक देशभक्तों का एक संगठन बनाया, और उसकी ताकत के दम पर वो सिसिली में प्रवेश कर गए। The rulers of Naples and Sicily were foreigners and they were not able to rule. नेपल्स और सिसिली के जो शासक थे वो विदेशी थे और वो शासन करने के योग्य भी नहीं थे। मैजनी, फ्रांसल, क्रिस्ची एंड गैरिबाल्डी मेड ए प्लान। तो मैजनी, फ्रांसल, क्रिस्टी और गैरिबाल्डी ने एक योजना बनाई। रिवोल्ट, क्या योजना बनाई थी? मीन्स विद्रोह करने की योजना बनाई। Garibaldi formed a group of 1,000 red shirt volunteers and attacked Sicily on 5th May 1860 AD. गैरिबाल्डी ने 1000 रेड शर्ट स्वयंसेवकों का एक दल बनाया और 5 मई 1860 ईस्वी पर सिसिली पर हमला कर दिया। गैरिबाल्डी गॉट द विक्ट्री एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द डिटेक्टर। तो गैरिबाल्डी को इसमें विजय प्राप्त हुई और उन्होंने स्वयं को अधिनायक घोषित कर दिया। विक्टर इमैनुअल हिमसेल्फ आल्सो मूव्ड फॉरवर्ड टू नेपल्स, और इसी दौरान विक्टर इमैनुअल जो थे वो भी नेपल्स की तरफ चले गए। गैरिबाल्डी एंड विक्टर इमैनुअल मेट एट ए प्लेस कॉल्ड टिएनो। गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल दोनों एक स्थान जिसका नाम टिएनो था वहां पर मिले। गैरिबाल्डी एक्सेप्टेड विक्टर इमैनुअल एज द रूलर ऑफ इटली। गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को इटली के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। After that, Garibaldi surrendered the army and all his rights to Victor Emmanuel. उसके पश्चात गैरिबाल्डी ने अपनी सेना और अपने सभी अधिकार विक्टर इमैनुअल को समर्पित कर दिए। After the merger of southern states, the third phase of the unification of Italy was completed. और इस तरह से सदर्न स्टेट्स जितने थे उनके विलय के पश्चात इटली का एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। The last phase of unification of Italy, merger of Venetia. तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं इटली के एकीकरण का आखिरी चरण और वेनेशिया का विलय। तो आगे बढ़ते हैं और इसे पढ़ते हैं। During the war between Prussia and Austria in 1866, तो प्रूशिया और रशिया के बीच में 1866 में युद्ध हुआ। एट इटली प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू प्रूशिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। तो इटली ने सैन्य मदद प्रशिया को दी ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ऑन 3 जुलाई 1866 एडी प्रशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया, और 3 जुलाई 1866 ईस्वी में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। द ट्रीटी ऑफ प्राग टुक प्लेस बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, और ट्रीटी ऑफ प्राग जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ। इन विच वेनेशिया वाज हैंडेड ओवर टू इटली, जिसके तहत वेनेशिया जो था इटली को दे दिया गया। तो इस तरह से इटली को वेनेशिया भी प्राप्त हुआ।
आगे देखिए, मर्जर ऑफ रोम, रोम का विलय। तो यहां हम पढ़ेंगे कि कैसे रोम इटली के साथ मर्ज हुआ। आगे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ इटली विदाउट रोम वॉज जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट हार्ट। तो आप इस कथन से ही समझ सकते हैं कि इटली के लिए रोम कितना जरूरी था। तो इटली की जो पोजीशन थी रोम के बिना, वो वैसी ही थी जैसे हृदय के बिना एक शरीर। रोम वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप, रोम जो था पोप के कंट्रोल में था। एंड द फ्रेंच आर्मीज वर प्रेजेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पोप। और फ्रेंच जो सेना थी पोप की सुरक्षा में वहां तैनात थी। The dream of Italy to get control over Rome came true when the international circumstances proved adverse to France. तो इटली का जो सपना था कि वो रोम को पर नियंत्रण कर ले या रोम पे कब्जा कर ले, वो तब सत्य हुआ जब अंतरराष्ट्रीय जो सर्कमस्टेंसेस थी, परिस्थिति थी, वो फ्रांस के विपरीत चले गए। A war took place between Prussia and France in 1870 AD. प्रशिया और फ्रांस के बीच मध्य 1870 AD में एक युद्ध हुआ in which France had to use its entire potential against Prussia. और इसमें फ्रांस ने अपने संपूर्ण जो ताकत थी प्रशिया के खिलाफ यूज कर ली। It recalled armies from Rome, और इसने इस वक्त जब युद्ध चल रहा था तो इसने अपनी सेना को रोम से बुला लिया। तो आपको मैं पहले की लाइंस में बता चुका हूं कि वहां फ्रांस जो है पोप की सिक्योरिटी के लिए रोम में अपनी सेना को तैनात कर रखा था। तो इन्होंने क्या किया, जब युद्ध हुआ प्रशिया से तो अपनी सेना जो है रोम से बुला लिया। डिस्पाइट ऑल इट वाज डिफीटेड। इतना करने के बाद भी फ्रांस की पराजय हुई। इटली टुक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड ऑक्यूपाइड रोम। और इटली ने इस स्थिति का इसका लाभ उठाया और रोम को कब्जा कर लिया। रेफरेंडम वाज हेल्ड इन रोम एंड द डिसीजन केम इन फेवर ऑफ इटली। रेफरेंडम जनमत संग्रह हुआ रोम में और जो डिसीजन था वो इटली के पक्ष में चला गया। रोम वाज मेड द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड इटली। और रोम जो था संयुक्त इटली जो है उसकी राजधानी बना दी गई। On 12 June 1871 AD, Victor Emmanuel, on the inauguration of the Parliament of United Italy, 12 जून 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल ने यूनाइटेड इटली के संसद के इनॉग्रेशन में, उद्घाटन में कहा, The work for which we all sacrificed our lives has now been completed. जिस काम के लिए हम सभी ने अपने जीवन का बलिदान दिया वो आज पूरा हो चुका है। Our नेशन यूनिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो एकता है वो स्थापित हो चुकी है। Now we have to make our nation happy and prosperous. अब हमारे देश को सुखी और समृद्ध बनाना है। We are in Rome and would remain in Rome. हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। With getting Rome, Italy has not remained merely a geographical expression. Rather, it has become an independent, self-ruled, sovereign country now. रोम को प्राप्त करने के साथ ही इटली जो है सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं रह गई, बल्कि वह एक स्वतंत्र देश बन गया है। वो एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रूल्ड, सॉवरेन कंट्री, आप समझ लें कि स्वतंत्र देश बन गया है। Thus, the unification of Italy became possible only by the sacrifice of innumerable patriots. तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो संभव हुआ by the sacrifice, बलिदान से, असंख्य देशभक्तों के बलिदान से। तो इटली का यूनिफिकेशन, तो एकीकरण जो था असंख्य देशभक्तों के बलिदान से पूरा हुआ। आगे देखो, कंप्राइजिंग मॉरल पावर ऑफ मैजनी। अब ये असंख्य जो देशभक्त थे उनमें कौन कौन था? मैजनी थे, द
द मॉरल पावर ऑफ मैजनी मीन्स नैतिक शक्ति या नैतिक बल मैजनी का, सोर्ड ऑफ गैरिबाल्डी गैरिबाल्डी की तलवार, डिप्लोमेसी ऑफ काबूल काबूल की कूटनीति, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विक्टर इमैनुअल और विक्टर इमैनुअल की समझदारी। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिरी चरण में इटली ने वेनेशिया को भी प्राप्त कर लिया और बहुत महत्वपूर्ण एरिया था जिसे रोम कहा जाता है उसे भी प्राप्त कर लिया, और इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली यही कंप्लीट होता है।